वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करें, एसएससी एमटीएस रेलवे बीएड, तो आप हमारी क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को ज़रूर लें, क्योंकि अप्रैल में आपका पेपर है और सारा खेल किसका है? जीके जीएस और इंग्लिश का। इंग्लिश तो फिर भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि इंग्लिश का एक लिमिट है, लेकिन जीके जीएस की कोई लिमिट नहीं है, ये अथाह सागर है। तो आप जीके जीएस की क्लास ज़रूर लें। अब प्रैक्टिस सेट 7 है, 6 तक आप नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास में जाके 6 तक क्लास ले लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट 7 है। पहला क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा को किसको अपने पद उनके पद से हटाया जा सकता है। मतलब हमसे पूछा जा रहा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किनको उनके पद से हटाया जा सकता है। क्या वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। क्या? राष्ट्रपति को। और सुप्रीम कोर्ट को, जज को भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही उनको हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज को, उनके ऊपर भी महाभियोग की प्रक्रिया लगा के उनके पद से हटाया जा सकता है, अगर संविधान का उल्लंघन वो करते हैं। उसी तरह राष्ट्रपति। मैम, ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया लगा के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद हम यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे याद कर लीजिए। इसका तो आंसर ऑप्शन बी राइट। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रस्तावनों को उल्लंघन किए जाने पर राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जा सकता है और उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न। आप यही मत समझिएगा कि मैम इतना बताती, हम एक्सप्लेन इसलिए करते बेटा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम क्वेश्चन छाप के दिए हैं वो दे। हो सकता किस अनुच्छेद, यही पूछ ले आपसे, पेपर में छपा हुआ आ जाए कि किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को उनको पद से हटाया जा सकता है, तो इसलिए हम बता दिए अनुच्छेद 61 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न। कर्नाटक कोलार जिला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब पूछा जा रहा है, कर्नाटक में कोलार जिला किस खदानों के लिए प्रसिद्ध है? चांदी, अभ्रक, सोना या कोयला? तो ये प्रसिद्ध है सोना के लिए। ऑप्शन सी राइट। कर्नाटक में कोलार जिला जो खदान है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। अब तुम वहाँ जाके चले मत जाना सोने के लालची में। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय सेना के 3 अंक हैं। आपको पिछली क्लास में हम बताए भी थे कि भारतीय सेना का 3 अंक है, उनका प्रमुख भी कौन है ये भी बताए थे। भारतीय सेना के 3 अंक हैं, थल सेना, जल सेना और क्या है? ये डेस फिल अप करना है। तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ऑप्शन सी राइट। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, और इन तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न में चले। बेटा आप लोग जितने लोग क्लास देखते हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। अगर हमसे कुछ कमी रह जा रहा तो हमें आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि मैम आप हमें समझा नहीं पा रहे, ये ठीक से क्लास आप नहीं लेते, तो हम कमी देख के ये नहीं सोचेंगे कि आप मेरे कमी निकाल रहे हैं। हमें अच्छा लगेगा कि आप हमें हमारी कमी को बता रहे हैं, हम आगे और अच्छा क्लास लेकर आपके लिए आएँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। आप लोग जितने लोग देखते हैं सभी कोई सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती है? हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा, बिहार, और ये कहाँ जाके गिर जाती है? तो हुगली नदी भारत में पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए राइट। हुगली नदी कोलकाता नदी किस पे बसा? हुगली नदी पे ही कोलकाता बसा। कोलकाता शहर हुगली नदी पे भी बसा है। कोलकाता, हावड़ा तथा सुंदरवन के भारतीय भाग, ये सब हमारा भारतीय भाग है, भारतीय भाग से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ कहाँ से? कोलकाता, हावड़ा, सुंदरवन, भारतीय भाग से होकर बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न चले। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। हम ये पहले बताए थे, लेकिन कॉफ़ी के लिए बताए थे। जब कॉफ़ी के लिए बताए थे तो उसमें ही हम चाय के बारे में ही बताए थे और रबड़ के लिए ही बताए थे। रबड़ और चाय और कॉफ़ी। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। ऑप्शन डी राइट। और कॉफ़ी के लिए कर्नाटक, रबड़ के लिए केरल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रबड़ के लिए केरल, कर्नाटक, कॉफ़ी के लिए असम, चाय के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन वो कॉफ़ी को लेकर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, बुध, मंगल, बृहस्पति। यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट। मैम ये भी बता दीजिए कि लाल ग्रह मंगल ग्रह को तो कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है इसे लाल ग्रह? तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि इसका रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। क्योंकि इसका रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। इसके 2 उपग्रह भी होते हैं, वो भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन सा। आपको ऑप्शन में कुछ दे देगा, लेकिन आप जानेंगे नहीं तो कैसे टिक करेंगे, या फिर पेपर हॉल में आप कैसे करेंगे? तो इनका 2 उपग्रह है। पहला फोबोस, दूसरा डिमोस। इनका 2 उपग्रह है। 2 उपग्रह है, पहला फोमोस, दूसरा डिमोस। 2 उपग्रह किसका? मंगल ग्रह का। पेपर में बहुत पूछता है, या फिर आपको एक दे के पूछ लेगा या फिर दोनों ही दे के आपसे पूछेगा। स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न। लोगों को मानना है कि रात के समय थोड़ा प्रश्न भी उटपटांग है, लेकिन इसको हम अच्छे से आपको समझा देंगे शॉर्ट में करके। लोगों को मानना है कि रात के समय पेड़ों के नीचे सोना सुरक्षित नहीं होता है। वैज्ञानिक कारण क्या है? पेड़ रात को लेता है, मतलब हमसे ये पूछा जा रहा, सीधे सीधे सुन लीजिए। रात को मम्मी लोग मना करती है घर में, आपकी बुजुर्ग लोग घर में होते हैं कि आंगन में पेड़ है उसके नीचे मत सो। क्यों नहीं सोना चाहिए? इसके वैज्ञानिक कारण क्या है? गांव के लोग तो कुछ भी कहते हैं, वो भी हम बताएंगे कि वो क्या कहते हैं, लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण क्या है कि हमें पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? क्या ऑक्सीजन लेते हैं या ऑक्सीजन छोड़ते हैं? अब ध्यान से सुनिए। पेड़ दिन को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पेड़ पौधा जो, इसीलिए हमें पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाना चाहिए। क्या करते हैं? दिन को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। ठीक वही प्रक्रिया रात को उल्टा हो जाता है। क्या? वही प्रक्रिया रात को उल्टा हो जाता है, और रात को जब पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और क्या? ऑक्सीजन लेते हैं। तो पेड़ तो हमसे काफ़ी विशाल होता है,
हम तो पेड़ के आगे कुछ भी नहीं है। तो जब हम रात को पेड़ के नीचे सोते हैं तो जब उन लोग अब क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो लेकिन उसके मात्रा में मेरा बॉडी बहुत छोटा है और भारी भरकम वो विशाल है, सारा ऑक्सीजन तो वो खींच लेता है, तो हमारे तक ऑक्सीजन कम पहुंचता है और फिर प्लस वो वहां से तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगते हैं। इसलिए रात को हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई गला घोट रहा है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि मेरा सांस बंद हो गया, जिसको गांव के लोग, कुछ लोग जो नहीं जानते, अब तो सब वैज्ञानिक है, सभी कोई जान गए हैं, सब स्कूल जाते हैं, लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे भूत होता है, मत सोया करो गला घोटता है, लेकिन पेड़ के नीचे कोई भूत नहीं हो। वैज्ञानिक कारण बस यही है कि जब रात को पेड़ ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, इसके कारण हमारे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारे ऊपर कोई आके बैठ गया है या मेरा गला घोट रहा, हम सांस नहीं ले पा रहे, और तब हम उठ के बैठ जाते हैं अकबका के, और फिर अगले को ऐसा लगता है कि हमको कुछ हुआ है, हम अकबका के बैठ गए हैं। लेकिन सब पेड़ नहीं, पीपल और नीम का पेड़ वही प्रक्रिया चलती है, जो दिन को करते हैं वही वो रात को भी करते हैं। दिन को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात को भी वही करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, नीम और पीपल। इसलिए बुजुर्ग लोग को मानना होता है कि नीम का पेड़ आंगन में लगाओ। आंगन में नीम का पेड़ रहने से वातावरण शुद्ध होता है, अच्छा भी होता है, डायबिटीज से हम दूर भी रहते हैं। आज आपको समझ में आ गया कि पेड़ के नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए, इसके कारण, वैज्ञानिक कारण क्या है। अब अगर आपकी मम्मी लोग, आपकी दादी लोग या गांव में कोई बोलते हैं कि पेड़ के नीचे भूत होता है, तो आप उसको बताइएगा कि पेड़ के नीचे कोई भूत नहीं होता, बस ऑक्सीजन हमारे तक पहुंच नहीं पाता। और आप ये मत समझिए कि मैम इतनी देर तक लेक्चर दे के समझा रही हैं, अपना टाइम वेस्ट करिए। ना आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना हम अपना टाइम वेस्ट करें। आपको इस लैंग्वेज में समझ, देखिए घर की लैंग्वेज में समझाने से क्या होगा ना कि आपकी बुद्धि में तुरंत आ जाएगी, हमारी बुद्धि में भी तुरंत आ जाती है। अगर घर की लैंग्वेज में कोई आप किताबी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ना आपकी बुद्धि में आएगी, ना हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो हम लगाए नहीं, इसका इसकी राइट आंसर 2 है। ठीक, देखिए पहला क्या है कि इसका कारण क्या है, रात को पेड़ क्या लेते हैं, कि वो लेते हैं क्या, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। ऑप्शन सी भी राइट है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी राइट है। बी और सी दोनों ही राइट है, बी और सी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा, नीम का पेड़ और पीपल का पेड़, 2 पेड़ ऐसे हैं जो रात को जो प्रक्रिया वो दिन के करते हैं, वही प्रक्रिया वो रात को भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आप कमेंट में ये बताइएगा किसकी मम्मी दादी नानी कही थी कि पेड़ के नीचे मत सोना, भूत होता है। ये कौन कौन कहा था, हमें बताना कमेंट में कि हाँ मैम मेरी नानी कहा करती थी या मेरी दादी कहा करती थी कि पेड़ के नीचे भूत होता। अगर कोई ऐसा सुना है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य के स्थित नागार्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। तेलंगाना राज्य के स्थित नागार्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। ये कृष्णा नदी, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। ऑप्शन सी राइट। आपको ये भी पता चल गया कि नागार्जुन बांध कहाँ है। नागार्जुन बांध तेलंगाना राज्य में है। किस नदी के ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर। एक प्रश्न 4-5 आंसर, बैचलर चाहे जैसे घुमा के दे दे, आप क्वेश्चन करने के लिए, आंसर करने के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। थोड़ा इसके बारे में भी आराम से बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे। ऑप्शन सी राइट। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारत की भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। क्या मरते, लेकिन ये भारतीय नहीं थी, ये भारतीय की मान्यता ली थी, मदर टेरेसा। ऑप्शन सी। अब मैम ये भी बता दीजिए कि इनको ये नोबेल पुरस्कार
शांति का नोबेल पुरस्कार मिला कब था? अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि मदर टेरेसा को शांति नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था, तो 1979 1979 को इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और भी इनको पुरस्कार मिली थी, कुछ बता देते। 1962 1962 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1980, यहाँ लिख दे, यहाँ हटा दो, यहाँ जगह है। 1980 भारत रत्न इनको दिया गया था। 1980 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किनको? मदर टेरेसा को। 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार, 1962 में क्या पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था, और 1980 यानी कि 1980 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आपको एक क्वेश्चन, सोचिए आंसर कितना मिल गया। कुछ भी पूछ ले, कोई कभी नोबेल पुरस्कार या भारत रत्न इनको कब मिला था, पद्मश्री से कब इनको सम्मानित किया गया था, आपको सब, लेकिन स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ऑप्शन डी राइट। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया? और ये कब बनाया गया हम बता भी चुके हैं कि कब, 10 बार आपको बताएं अपनी ही क्लास में, आपको तो रटवा दिए हैं। आज हमें हिचकी आ रही है, पानी पिएंगे तो तुम लोग भाग जाओगे, इसलिए क्लास बंद करने के बाद भी, लेकिन हिचकी बहुत तेज आ रही है। तुम लोग कुछ चोरी किए हो क्या? हिचकी हमें आ रही है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य को, बुरा मत मानना। ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के बाद भारतीय आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश। अब ये बनाया कब गया था? 1 अक्टूबर, यहाँ लिख दे, जगह है 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को राज्य बनाया गया, लेकिन पुनः गठन दोबारा किया गया। कब किया गया? 1956 में। 1956 इसको दोबारा पुनः गठन किया गया आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हमसे नहीं है पूछा जा रहा है वो नहीं पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं, लास्ट में जरूर देखा करो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है या हाँ पूछा जा रहा है। जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। जब मीथेन गैस जानते हैं ना, गंदगी या फिर कीचड़ या धान के खेती से मीथेन गैस निकलता है। जलवाष्प तो आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी है। हीलियम एक नेचुरल गैस है। सी, ऑप्शन सी। वायुयान के टायर में भी हीलियम गैस भरा रहता है। और जो गोताखोर लोग जाते हैं ना पानी में, आप देखे नहीं है लेकिन टीवी न्यूज वगैरह में देखे होंगे ना कि पानी में किसी चीज़, कोई डूब गया है, जहाज डूब गया, कोई व्यक्ति गिर गया है, तो गोताखोर लोग जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। तो वो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर लेके जाते हैं पीठ पे बांध के, उसमें भी ऑक्सीजन ही नहीं रहता, केवल ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम ही उसमें रहता है। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। हीलियम एक हल्का गैस है, और ये जैसे कि हल्का फुल्का एयर आ जाता है बाहर से, तो उसको ये ख़त्म कर देता है। तो क्या, हीलियम और ऑक्सीजन गोताखोर लोग ले जाते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वायुयान के टायर में भी हीलियम गैस भरा रहता है।
अब अपनी क्लास को हम यहीं बंद करते हैं। ना तो आप कहिएगा कि मैम आप ज़रूरत से ज़्यादा लेक्चर लेके लेक्चर नहीं देते। ना बैचलर आपका रिश्तेदार है, ना वो मेरा रिश्तेदार, ना हम दूर दूर तक उसको जानते हैं, ना आप जानते हैं कौन कहाँ से पेपर फंसा देता है। क्योंकि अब पेपर सीधे सीधे तो नहीं आता है, अब पेपर घुमा फिरा के आता है। अब प्लीज़ मेरे बच्चे सारे जो देख रहे हैं, जो बच्चे देखते कंटिन्यू वाले बच्चे तो सब्सक्राइब है। अगर हमारे कोई नए बच्चे आ रहे हैं हमारी क्लास में तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ताकि डेट टू डेट अपडेट आपके पास क्लास मिलता रहे। और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए।